अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही हिस्टोरिक डिबेट हुई है अभी मुफ्ती यासिर साहब और ओवैस इकबाल साहब के बीच में। अगर आप मुफ्ती यासिर साहब को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो आप उनका ये डिबेट उनके चैनल पे देख सकते हैं। बहरहाल डिबेट काफ़ी अच्छा रहा। दोनों तरफ से जो बहस व मुबाहिसा था वो काफ़ी मुहज़्ज़ब अंदाज में ख़त्म हुआ। जो बात जो मैंने नोटिस करी है और मुझे लगता है कि वो लोगों को समझनी चाहिए और जो एथिस्ट कम्युनिटी है उनको भी समझना चाहिए कि जब हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ के टू और फॉर के लिए, है ना, फॉर या अगेंस्ट के लिए, सॉरी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इस दुनिया का एक बनाने वाला एक क्रिएटर है, या आप ये कहते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला नहीं है, तो उनके लिए जो आर्गुमेंट पेश करना है उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपना केस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखें, है ना। मतलब अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा एक यकीन है, बिलीफ है कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है, तो मैं अपने आर्गुमेंट को उसकी रेशनलिटी की बुनियाद पे, फिलॉसफी की बुनियाद पे सामने रखूँगा, है ना। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि चूँकि मैंने एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट रखा है, एक रेशनल आर्गुमेंट रखा है, तो अगर आप उसको काउंटर कर रहे हैं तो आप फिर फिलोसफी और रेशनलिटी की बुनियाद पे उसको काउंटर करें। ये एक फेयर गेम है ना, और ये एक अच्छा अप्रोच है। उसी तरह एथिस्ट लोग जो हैं, जब आप अपना आर्गुमेंट रखते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है, मतलब हम पूरी तरह से श्योर हैं कि ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो एक रैंडम चांस है, एक कोल्ड ब्लाइंड फोर्स है जिसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई क्रिएटिव विल, गाइडेड क्रिएटिव विल नहीं है। सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन है, कोल्ड ब्लाइंड प्रोसेस है। तो जब आप इस आर्गुमेंट को सामने रखते हैं तो आपके पास जो आर्गुमेंट के सपोर्ट के लिए जो रीजंस होना चाहिए वो भी साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एथिज्म को साइंटिज्म के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं, है ना, उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मतलब आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, मोरल बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ओवैस इकबाल साहब चूँकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे इसको प्रूफ या डिसप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपके टूल्स और मेथोडोलॉजी होने चाहिए वो भी साइंटिफिक होने चाहिए, है ना। लेकिन ओवैस इकबाल साहब ने क्या किया कि वो जो है सेकेंडरी और टर्शियरी जो रेफरेंसेस हैं जिनका उनके मेथोडोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको वो पेश करने लगे। इसका मतलब क्या है, मैं इसे समझाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो या तो मैं उस चीज़ की बनावट, उसकी शक्ल सूरत, जैसे चश्मा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चश्मा है, इसका एक फ्रेम है, इसमें ग्लासेस है, इसका कुछ पावर है, इसकी वजह से क्या होता है कि मैं दूर की चीज़ देख पाता हूँ, या जो भी है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि मैं इसको एक्सप्लेन ना करूँ, इसकी अपोजिट जो चीज़ है मैं कहूँ कि चश्मा ना पहनने के क्या क्या फ़ायदे हैं या चश्मा पहनने के क्या क्या नुकसान है, ये मैं एक्सप्लेन करने लगूँ। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी का पता नहीं चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने अप्रोच में। तो जैसे आपने ये भी मतलब सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो चीज़ हमारे डे इन डे आउट लाइफ से रिलेटेड है, तो उसमें एक चीज़ होती है, वो होती है कंसेप्ट, आइडिया। फिर उस आइडिया और कंसेप्ट का जो कंसेप्शन होता है डे इन डे आउट लाइफ में, उसमें कुछ इवेंट्स वजूद में आते हैं। उसके बाद उन इवेंट्स में कुछ लोग होते हैं। तो एक अच्छा कोटेशन है इंग्लिश में कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, मीडियम माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो जब ओवैस साहब से इस बात पे बहस हुई कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है, इसका एक लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसके ऊपर यासिर साहब ने अपनी बात रखी।
लेकिन जब ओवैस साहब की बात आई तो उन्होंने इस चीज़ को उस फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करने के बजाय ये बताना शुरू कर दिया कि इस्लाम में जो खुदा का तस्वुर है वो कितना गलत है। ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आपको एथिस्टिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस चीज़ को साबित करना है कि खुदा नहीं है। आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम में खुदा कितना ख़राब है, या जुडाइज़म में खुदा कितना गुस्से वाला है, या हिंदुइज़्म में खुदा के कितने डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप, इसको मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी या टर्शियरी जो है रेफरेंसेस आप इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि आप एक सॉलिड फिलोसॉफिकल, लॉजिकल या रीजनिंग से भरे हुए आर्गूमेंट को सामने रखते हैं विदाउट क्रिटिसाइजिंग द आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गॉड्स पीपल फॉलो। तो अगर आप ये करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल हमें इस चीज़ का पता है, और भले ही कितनों ही कोशिश कर लें, ये जो लोग डिनाई कर रहे हैं एक डिवाइनली गाइडेड फोर्स का, जिसको हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला या गॉड कहते हैं, चूँकि उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए वो दूसरे जो अपोनेंट हैं उनके अंदर कमियां तलाश करते हैं और उन कमियों को सामने रखते हैं। बहरहाल वो कमी भी नहीं है, वो उनकी अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिलीफ सिस्टम है, और जो एक र्यूमर्ड और जो एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, पॉपुलर ओपिनियन, उस पे बेस्ड जो बातें हैं उसको वो सामने ला के रख देते हैं, है ना। जैसे कि उसमें एक बहुत ही मतलब छोटी बच्चों वाली बातें हैं, जैसे कि अल्लाह ने जो है आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे करी, ये आपको क्यों नहीं पता है? भाई हम मुसलमानों को नहीं पता है, हम इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करते कि हमें नहीं पता ये कैसे बनाया। हमें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे कुरान में या हदीस में, वो ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो इंसान की तख्लीक करी वो उन्हीं कंपोनेंट से करी जिस कंपोनेंट से ज़मीन बनी हुई है। मतलब हम एक अर्थली क्रिएचर हैं। इसको एक इस्तिलाह में ये भी कहा जाता है कि हम मिट्टी से बने हैं। अब मिट्टी कैसे एक सेलुलर फॉर्म में आ गई, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कैसे आ गया, उसके अंदर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप हुई, उस लाइफ में कॉन्शियसनेस कैसे आ गया, ये सारा जो डिस्कशन है इसका ईमान से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका लेना देना ईमान से नहीं है, आखिरत से नहीं है। तो अल्लाह ताला को ये ज़रूरी नहीं है बताना इंसानों के लिए कि वो कैसे वजूद में आए, है ना। ये चीज़ आप जान जाएंगे जैसे ही आपकी आंख बंद होगी और जो रियलिटी आपके सामने खुलेगी, जब आप इस जिस्म की जो लिमिटेशन से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए, चूँकि हम टेस्ट के लिए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी नहीं इन सारे प्रोसेसेस का जानना या समझना, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है जो है हम जिस कंस्ट्रेंट के अंदर हैं, हमारी जो सुनने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, वो सब कंस्ट्रेंट हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम लाइट के कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं, साउंड के कुछ ऑडिबल स्पेक्ट्रम को ही सुन सकते हैं। हमारी आवाज़ की भी एक लिमिट है जिसके बाहर ना हम बोल सकते हैं। तो इन कॉन्स्टेंट के अंदर रहते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत है इंसान को सही और गलत समझने के लिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दे दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ सकती है, लेकिन इस क्यूरियोसिटी का ईमान से कोई लेना देना नहीं है कि अगर हम ये नहीं जाने तो फिर खुदा कैसा हुआ या मुसलमान कैसे हुए। उसी तरह हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनकी तख्लीक का जिक्र है, हमें नहीं मालूम कैसे किया गया, कुरान में इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। मतलब क्यूरियोसिटी अगर है, आप रिसर्च करें, चीज़ों को एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठा करना चाहते हैं करें, लेकिन उसी साइंटिफिक फ्रेमवर्क में, वहाँ पे आप रिलीजियस बिलीफ और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एक जो है क्या कहते हैं उसको हिंदी में, भुजिया ना बनाएं, है ना। अगर आप साइंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन और उनके आर्टिफैक्ट्स की बुनियाद पे बात करें, और जब रिलीजन की बात कर रहे हैं तो रिलीजन के जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनकी बात करें, है ना। तो ये जो हिप हॉप है ओवैस साहब ने किया है कि वो अहादीस का रेफरेंस दे रहे हैं, वो पूरी कायनात 6 दिन में कैसे वजूद में आई, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका उस डिबेट के टॉपिक से कोई लेना देना
बहरहाल था ही नहीं। उसको कहते हैं वो पॉइंट्स इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ आप एक गॉड में बिलीव करते हैं और गॉड की ये क्वालिटीज़ हैं तो वो गॉड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एक सेकेंडरी दर्जे का क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि गॉड है या नहीं है, उस पर डिस्कशन करना था। और बहरहाल हम ये देख चुके हैं कि वो कितने मिजरेबली इसमें फेल कर गए। और खैर डिबेट का एक आउटकम होता है कि कोई जीतता है कोई हारता है, और ये एक आउटकम है, ऑब्जेक्टिव आउटकम है। कई बार ये विजिबल नहीं होता है। लेकिन डिबेट का एक और भी मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट हमारा इस अंदाज में होना चाहिए कि जो डिबेटर हैं वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी ईमानदारी से अपने सामने रखें, लोगों को एक्सप्लेन करें, और जो दूसरा ओपोनेंट है वो भी रखें, और जो ऑडियंस है उस पर डिसाइड करें कि कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। और किसी भी डिबेटर का अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने ओपोनेंट को सराउंड करना चाहता है या कॉर्नर करना चाहता है विद सेकेंडरी टर्शियरी और ऐसे आर्गूमेंट से जिसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो ये डिबेटर की इंटेंशन को पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। आप उस डिबेट को ज़रूर देखें और आपको इन सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ पे दिखेंगे। और बहरहाल कैसर साहब को और यासिर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा डिबेट था। इंशाल्लाह वो इस फील्ड में काम करते रहें। और मेरा रिक्वेस्ट है ओवैस साहब से कि मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों को सुन के कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है एक ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है। और उन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा निशानदही करी है, या उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है कि जो चीज़ें आपको बहुत ही साइंस और टेक्नोलॉजी और जो ये एक एकेडमिक आपका जो वो है वर्ल्ड है उसमें जिन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, और इसकी वजह से आप इतने क्लाउडेड हो गए हैं कि जो असल कंसेप्ट है रिलीजन का, गॉड का, हेयर आफ्टर का, डेस्टिनी का या इस टेस्ट का जो दुनिया में हो रहा है, वो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए। इसको समझने की कोशिश करें, एक सिंसियर अप्रोच लें और कुरान पढ़ें, और जो स्कॉलर्स हैं उनसे कांटेक्ट में आएँ, आइडियाज़ एक्सचेंज करें, सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हिदायत सबको मिलेगी अगर हमारी नीयत अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम।